Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 43rd class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA Lavish Puri. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. We were doing chapter number 4, coming to page number 4.22. In the last class, we were discussing components of internal control which are very important for your attempt and have covered 3 out of 5 components and marked 3 important questions therein. Now in this video, we will cover the rest of the components and the important questions. These components of internal control are very important for your attempt, so learn these wisely. अब फोर्थ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है कंट्रोल एक्टिविटीज़. कंट्रोल एक्टिविटीज़ मतलब ये है कि मैनेजमेंट के डायरेक्शंस को मैनेजमेंट इंस्पेक्टर को बिठाकर चेक करेगा कि मैनेजमेंट के डायरेक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर कैरी आउट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. हम उन्हीं तो अब ऑडिटर जब अपने इन कंट्रोल एक्टिविटीज़ को चेक करेगा तो ऑडिटर उन्हीं जगह के इंस्पेक्टर को चेक करेगा या फिर उन्हीं जगह के इंस्पेक्टर की अंडरस्टैंडिंग लेगा जहां ऑडिटर को सिग्निफिकेंट लगेगा अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के हिसाब से, मतलब ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से. एंटिटी में पानी के गिलास सही जगह पर रखे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ऑडिटर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग तो लेगा नहीं कि यहाँ पर मैनेजमेंट ने कंट्रोल एक्टिविटीज़ सही से रख रखी है या नहीं रख रखी है. मेन थिंग इज़ दिस कि जहाँ पर ऑडिटर को सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर अकाउंट बैलेंस या फिर डिस्क्लोजर लगेगा वो ऑडिटर वहीं की कंट्रोल एक्टिविटीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेगा. तो ये शुरू के पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी हुई है, इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं. द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट विच द ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. एन ऑडिट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओनली दोज कंट्रोल्स related to significant class of transactions, account balance and disclosure in the financial statements and the assertions which the auditor finds relevant in his risk assessment process. Okay. अब कंट्रोल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, ये अपन ने देखा था कि मैनेजमेंट इंस्पेक्टर को बिठा के वहाँ पे अपनी डायरेक्शंस को चेक करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल एक्टिविटीज़ आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेट हेल्प इंश्योर डेट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरीड आउट. ओके. Control activities, whether within IT, मतलब information technology or manual systems, have various objectives and are applied at various organizational and functional levels. Control activities को हम लोग बहुत सारे levels पर और अलग अलग इन सब के objectives रहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं. Examples of specific control activities, कुछ specific control activities क्या क्या हो सकती हैं और या फिर कहाँ कहाँ पर control activities हो सकती हैं, वो ये है. ऑथराइजेशन सबसे पहले कि अथॉरिटी जिसको मिली है वही काम कर रहा है, ये चेकिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है, इस पर कंट्रोल्स बने हुए होने चाहिए. परफॉर्मेंस रिव्यूज़, इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग पर कोई और बीच में इंट्रूडर आ तो नहीं रहा है इन्फॉर्मेशन की जब प्रोसेसिंग हो रही हो या फिर कुछ उसके अंदर डाटा में चेंजेस कर रहा हो. फिजिकल कंट्रोल्स कैसे हैं, लॉक एंड की सिस्टम, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके कंट्रोल्स कैसे हैं. ठीक है. अब ये जो अगला पैराग्राफ है इसको अपन लोग शुरू करने से पहले सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि अब ये पूरे जो पॉइंट्स हैं ये सिग्निफिकेंट रिस्क हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से कवर करेंगे. तो सिग्निफिकेंट रिस्क का आपके अगले पेज पर डेफिनेशन दे रखी है. सिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क होती हैं विच आर इनहेरेंट रिस्क, जिनके 2 चांसेस होते हैं. पहला, विद बोथ आ हायर लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, बहुत ज़्यादा अकर होने के चांसेस हैं उसके, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव तरीके की हो सकती है वो रिस्क. एंड है और नहीं है, बोथ चीज़ें हैं सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए. एंड अ हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, वहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. पहला पॉइंट तो अकरेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उन पॉइंट्स पर जहाँ पर ये जो इनहेरेंट रिस्क है वहाँ पर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. अभी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होती हैं, इनहेरेंट रिस्क होती हैं या फिर डिटेक्शन रिस्क होती हैं या कंट्रोल रिस्क होती है. तो ये इनहेरेंट रिस्क होती हैं. ठीक है. द ऑडिटर असेस assertions affected by a significant risk as a higher inherent risk. जब ऑडिटर अपने assertions को असेस कर रहा होता है जो कि significant risk से अफेक्टेड होते हैं तो वो उन assertions को हायर इनहेरेंट रिस्क वाला कैटेगरी में डाल देता है. द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क. ये जो 2 तरीके की चीज़ें हैं ये हर समय सिग्निफिकेंट रिस्क बनेंगी ही सही. पहली, RMM ड्यू टू फ्रॉड, अगर कुछ फ्रॉड से रिस्क का मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रही है तो वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क बनेगी ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से. दूसरी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं डेट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी. ये 2 तरीके के रिस्क हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क बनेंगी. ठीक है. अब अपन लोग फिर से ऊपर आ जाते हैं. कंट्रोल एक्टिविटीज़ डेट आर रेलेवेंट टू द ऑडिट. मैनेजमेंट ने कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगा रखी है, मैनेजमेंट ने इंस्पेक्टर को लगा के चेक करने के लिए लगा रखा है कि मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स कैरी आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अब ऑडिटर के लिए तो कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से. तो वो क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑडिट के लिए रेलेवेंट होगी, वो ये 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़ दैट रिलेट टू सिग्निफिकेंट रिस्क. जो अपन ने नीचे अभी सिग्निफिकेंट रिस्क पढ़ी थी विच आर इनहेरेंट रिस्क, उनसे रिलेटेड जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ होंगी वो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होंगी. एंड दोज दैट रिलेट टू रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड वो वाली चीज़ें, वो वाली रिस्क वाली एरियाज भी कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो जहाँ पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन, सिर्फ अकेले के अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, दोज डेटा कंसिडर टू बी रेलेवेंट इन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के जजमेंट में वो रेलेवेंट लगती हैं तो फिर वो कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑडिट के लिए रेलेवेंट हो जाएंगी। एज पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन द ऑडिटर्स जजमेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क। ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जब वो रिस्क असेसमेंट कर रहा हो तो उसको रिस्क आइडेंटिफाई जो उसने करी है उसमें से अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क लगती है तो उसके कंट्रोल्स क्या क्या है वो भी ऑडिटर चेक करेगा। अब ये जो कंट्रोल्स चेक करने का जो जजमेंट लगा रहा है ऑडिटर, ये आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट के लिए। 6 पॉइंट्स हैं ये। इन एक्सरसाइज जजमेंट एज टू विच रिस्क का सिग्निफिकेंट रिस्क, जब ऑडिटर जजमेंट लगाएगा कि कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है और कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, तो ऑडिटर शैल कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग, तो ऑडिटर इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेगा। तो अभी आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, द ऑडिटर में एक्सरसाइज इज जजमेंट टू आइडेंटिफाई विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ एसे 315। चैप्टर नंबर 4 पूरा ऐसे 315 को कवर करता है। पूरा इतना बड़ा नाम था, अपन ने पूरा याद करा था ऊपर, तो अपन को इसके ऊपर लाइट थ्रो करनी है, तो उसमें अपन को लाइन लिखनी पड़ेगी कि इन एक्सरसाइजिंग द प्रोफेशनल जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग। 6 पॉइंट्स है, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड से रिलेटेड है क्या, तो वो ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से बन सकती है वो। सेकंड पॉइंट, वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड देयरफॉर रिक्वायर स्पेसिफिक असर्शन। अगर किसी रिस्क के लिए कोई स्पेसिफिक असर्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए तो वो ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाएगी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क वो बन सकती हैं। वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, 2 पॉइंट्स तो अपन ने नीचे पढ़े थे कि सिग्निफिकेंट रिस्क के हमेशा ही बनेंगे, एक तो ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज वाली और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो कि फ्रॉड से हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स तो कवर हो गए, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ गए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन वाला और रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस वाला। 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा में है, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी अगर जहाँ पे कहीं पे ज़्यादा होगी, ये मतलब एक जने के हिसाब से अलग आंसर आ सकता है, दूसरे मैनेजमेंट के पर्सनल के अलग आंसर आ सकता है, 4-5 जने अलग अलग आंसर जहाँ पर दे सकते हैं, मतलब सब्जेक्टिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ऑडिटर सिग्निफिकेंट रिस्क की अपने लेवल बढ़ा देगा और वहाँ पे जो कंट्रोल्स होंगे उनको चेक करेगा। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क, स्पेशली दोज मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट्स अनसर्टेनिटी। एंड लास्ट पॉइंट, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एंटिटी का काम है सीमेंट बेचना, लेकिन एंटिटी बीच में 2-4 ट्रांजेक्शंस इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के कर रही है, तो ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया फॉर दैट एंटिटी, तो ये ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क बन सकती है और इसके जो रिलेटेड कंट्रोल से ऑडिटर चेक करेगा। अपन लोग इसकी जो फ्रॉड वाले जो पॉइंट्स रहेंगे उसको अपन लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो अगला चैप्टर है उसके अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ऑडिटर आइडेंटिफाई कैसे करेगा सिग्निफिकेंट रिस्क को। सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफन रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट रिस्क ज़्यादातर वही होती हैं जो कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन से सिग्निफिकेंट निकलती हैं या फिर कोई जजमेंट मैटर्स वहाँ पे लगते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव जजमेंट्स। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस आर ट्रांजैक्शंस दैट आर अनयूजुअल ड्यू टू ईदर साइज और नेचर एंड देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली। हाँ, जजमेंटल मैटर्स क्या होते हैं, मे इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर विच देयर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। जहाँ पर मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी हो सकती है कि कितना हमारे को प्रोविजन बनाना है, तो ये जजमेंटल मैटर्स हो गए जहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। अब ये जो अपन ने अभी 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन और सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, तो इन सब के एग्जांपल्स इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर दिए हैं कि कहाँ पर ऐसा हो सकता है। ये आपसे डायरेक्ट लाइन बनेगी कि ये जो इन्होंने लाइन दी है, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफन रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंटल मैटर्स, प्लीज़ थ्रो लाइट। तो इसके ऊपर आपको लाइट थ्रो करते हुए दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहला है जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहता है वो ज़्यादा कहाँ पे रहता है, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए। सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट एट ऑल routine which are not in the routine nature of the organization. RMM may be greater for significant non-routine transactions arising from matters such as the following. First point है greater management intervention to specify the accounting treatment. एक accounting treatment management के पर्सनल्स कर रहे हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट आके बार बार चेक कर रहा है, बार बार उनको इंक्लूड कर रहा है कि इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो वहाँ पर RMM ज़्यादा हो सकती है। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। कहीं जब एंटिटी डेटा कलेक्शन कर रही हो तो वहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है,
ऑटोमेटेड कंट्रोल्स नहीं है तो वहाँ पर भी RMM ज़्यादा हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वहाँ पर RMM ज़्यादा हो सकती है। द नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क, वहाँ पर भी RMM ज़्यादा हो सकता है। अब RMM तब वहाँ पे भी ज़्यादा हो सकता है जहाँ पर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स लगते हो, फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव डिसीजंस आते हो। तो ये कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, ए पर्सन ने अलग निकाल दिया, बी पर्सन ने अलग उसका इंटरप्रिटेशन निकाल दिया। या फिर रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर एजम्पशंस अबाउट द इफेक्ट्स और फ्यूचर इवेंट्स, फॉर एग्जांपल जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू, मेरे हिसाब से किसी आइटम की फेयर वैल्यू 50 लाख हो सकती है, वही जिस पर्सन को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके लिए उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। सब्जेक्टिव डिसीजंस हो गए, फेयर वैल्यूज़ अलग अलग निकल सकती हैं। अगला लास्ट कंपोनेंट है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ये अभी जो अपन ने कंट्रोल एक्टिविटीज़ पढ़ा था, इसका ये वाला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर 6 पॉइंट्स थे इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए। और ये जो अगला क्वेश्चन है RMM ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस एंड ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर इन मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, जैसे उसने कंट्रोल एक्टिविटीज़ की अंडरस्टैंडिंग ली थी। तो इसके अंदर अब आपके लिए डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी मॉनिटर करती होगी अपने इंटरनल कंट्रोल को ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम लोग मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स का डिफिनेशन देंगे। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है? इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ये एक प्रोसेस है जिससे इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को असेस किया जाता है कि ओवर द टाइम, कि 1 साल के अंदर इफेक्टिवनेस हमारे इंटरनल कंट्रोल्स की कैसी थी। अब अगला पॉइंट है द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन अ टाइमली बेसिस। अगर कुछ डेविएशन आ रहा होगा तो हम लोग टाइमली बेसिस पर उसको कवर कर लेंगे और उसको हम लोग इंप्रूवमेंट्स करके करेक्शंस करके सही कर देंगे। रेमेडियल एक्शंस हम लोग अप्रोप्रिएट टाइम पर ले लेंगे। मैनेजमेंट अकम्प्लिशेस थ्रू जो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स रहता है, मैनेजमेंट अकम्प्लिशेस थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ सेपरेट इवैल्यूएशंस, मतलब मैनेजमेंट अकम्प्लिशेस मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ सेपरेट इवैल्यूएशंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, मतलब ऑनगोइंग एक्टिविटीज से भी और सेपरेट इवैल्यूएशन करके भी अकम्प्लिश कर सकता है मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स को। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कंट्रोल्स और एक्टिविटीज़ आर ऑफन बिल्ट इनटू द नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटी। ये जो एंटिटी रहती है उसके लिए एक नॉर्मल प्रोसेस बना लेती है कि हमारे को मॉनिटर अपने कंट्रोल्स को करना है, एंड इंक्लूड रेगुलर मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़। फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड, कि मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज सच एज कस्टमर कंप्लेंट से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को, या फिर रेगुलेटरी कोई कमेंट्स आ सकते हैं, सेबी ने कोई कमेंट कर दिया हमारी कंपनी के लिए, डेट में इंडिकेट प्रॉब्लम्स और हाईलाइट एरियाज इन द नीड ऑफ इंप्रूवमेंट। इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज़ जो मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल रहती है वो ओनर मैनेजर कर सकता है या फिर मैनेजमेंट अलग से भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है, द एनवायरमेंट ऑफर विल आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस एंड इनएक्यूरेसीज in financial data leading to remedial actions to the control. Monitoring of controls, if the entity has an internal audit function, अगर एंटिटी के अंदर कोई इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है, अभी अपन लोग इंटरनल ऑडिट इसी चैप्टर में आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट साल के एंड में जाकर होती है, इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूसली चलती रहती है एंटिटी के अंदर। If the entity has an internal audit function, the auditor shall obtain an understanding of the following. अगर एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो ऑडिटर इन 2 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेगा। सबसे पहला क्या, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके ऊपर हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हाउ द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस फिट्स इन द एंटिटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी इज्जत तो करी जा रही है, नहीं करी जा रही है, ऐसे उसको टाइम पास की तरह तो नहीं रख रखा है। एंड द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है या फिर जो करी जाएंगी वो लिखी हुई हैं और जो स्पेसिफाइड है या नहीं है। तो अभी जो इन 2 पॉइंट्स को कवर करने के लिए द फॉलोइंग पॉइंट्स मैरिज कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी जो परफॉर्मेंस है ऑडिटर के लिए कैसे यूज़फुल है, यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म हुई है एंटिटी में वो ऑडिटर के लिए कैसे यूज़फुल है या फिर रेलेवेंट है। तो उसमें ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ये और ऑडिटर को मदद करेंगे इवेल्युएट करने में कि हाँ वो इंटरनल ऑडिट ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है भी कि नहीं है। तो सबसे पहला है इंटरनल ऑडिट फंक्शन रेलेवेंट टू द ऑडिट, मतलब कि जो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म हो रही है एंटिटी में वो ऑडिट के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। तो एंटिटीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लाइकली टू बी रेलेवेंट टू ऑडिट इफ
इट्स एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू एंटिटीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि हम लोगों के पढ़ा था कि ऊपर एंटिटी के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होता है और ऑडिटर के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो अगर ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है एंटिटी में, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो ओवरऑल लेवल पे परफॉर्म होता है, मतलब एंटिटी में छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी इंटरनल ऑडिटर इवेल्युएट करता है उस चीज़ को भी। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें ऑडिटर के लिए रेलेवेंट हो, तो उसमें से अगर इंटरनल ऑडिट का फंक्शन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है तो वो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होगा। ऑल्सो अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर ने वर्क परफॉर्म करा है, अगर ऑडिटर को लगता है कि वो उसे यूज़ कर सकता है जिससे कि उसके ऑडिट प्रोसीजर्स मॉडिफाई हो जाएंगे, उसके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं, तो उस केस में उसके लिए फिर वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन when the auditor determines that the internal audit function is likely to be relevant, मतलब वो उसे यूज़ करना चाह रहा है, तो उस केस में ऐसे 610 का रेफरेंस आएगा, मतलब कि ऐसे 610 के प्रोसीजर्स दिखे हुए हैं कि ऑडिटर को कैसे उसका वर्क यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ऑडिटर को अपना नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कैसे डिसाइड करना चाहिए, सब ऐसे 610 में फिर हम लोग वहाँ से रेफरेंस लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है या फिर यूज़फुल है जब वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन इवेल्युएट कर रहा होगा, क्या चीज़, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। अब ये जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है ये डिफ़र करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, इंटरनल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। मिड साइज है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, ये चीज़, और या फिर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन या सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट की मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट क्यों कर रहा है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ऑडिटर को वो ऑब्जेक्टिव कंसिडर करना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिट जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में इंक्लूड, मतलब ये जो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म हो रही है तो ये इंटरनल ऑडिट फंक्शंस इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में क्या क्या आता है, मॉनिटर करना इंटरनल कंट्रोल्स को जो एंटिटी में ऑपरेट हो रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को देखना या फिर उससे रिलेटेड इवेल्युएट करना, रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन की लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो होती है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसको ये चीज़ें तो परफॉर्म करनी होती है। ऑन द अदर हैंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में बी लिमिटेड टू द रिव्यू ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशन, मतलब कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन केवल इतना सा भी यहाँ तक भी लिमिटेड हो सकता है कि केवल आपको ऑपरेशंस की इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ही देखनी है। तो फिर उस केस में जब ये जो चीज़ है ये अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेट नहीं करेगी तो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट भी नहीं है। तो मेन ऑडिटर को क्या देखना है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूड है, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये इंटरनल ऑडिट ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नल ऑडिटर एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज, मतलब कि इंटरनल ऑडिट के जो फंक्शन, इंटरनल ऑडिट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है तो उस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो कंसीडर करेगा उन एक्टिविटीज़ को जो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि जो इंटरनल ऑडिटर ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है उसको कंसीडर करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। जैसे कि रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑडिट प्लान फॉर द पीरियड कैसे कंसीडर करेगा, मतलब कि वो उसका ऑडिट प्लान जो इंटरनल ऑडिटर ने बनाया होगा वो कंसीडर करेगा, उसको रिव्यू करेगा कि उसने कैसे बनाया है, कैसे उसने इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करी है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इससे ऑडिटर मदद ले सकता है जब वो इवेल्युएट करेगा कि हाँ वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को उसके ऑडिट के लिए कंसीडर कर सकता है। अब अगला टॉपिक आ रहा है सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। यहाँ से आपके 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स भी बन सकता है और MCQ भी आ सकता है। तो और ये शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है इंस्टीट्यूट द्वारा, तो आप इसको बहुत ढंग से याद करेंगे। इसका मोटा मोटा अगर आप लोग मतलब समझना चाहें तो ये है कि अगर किसी एंटिटी ने कंट्रोल एनवायरनमेंट लगा रखा है अपनी एंटिटी में, ठीक है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि उससे अब कंट्रोल एनवायरनमेंट लग गया तो फ्रॉड ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने या फिर किसी भी कंट्री ने अपने अंदर लॉ बना रखे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या फिर ये चीज़ ऐसे परफॉर्म होनी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि हर सिटीज़न उसको वैसे ही परफॉर्म करे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये निकल रहा है कि अगर सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट एंटिटी ने बना भी रखा है लेकिन उससे ये कंपल्सरीली एब्सोल्युटली नहीं निकल जाता है कि अब फ्रॉड्स होंगे ही नहीं एंटिटी के अंदर, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर when the auditor assesses the risk of material misstatement। ये ऑडिटर के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन इससे ये ज़रूरी नहीं होगा कि एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड बन जाएगा कि अब फ्रॉड होंगे नहीं एंटिटी के अंदर और ऑडिटर को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कन्वर्सली डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन पर्टिकुलर इन रिलेशन टू फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस IT सिक्योरिटी में एडवर्सली अफेक्ट इंटरनल कंट्रोल बाय अलाउइंग इम्प्रॉपर चेंजेस टू बी मेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स और टू डेटा और अनअदराइज्ड ट्रांजैक्शंस टू बी प्रोसेस्ड।
हमने ऐसे 330 के अंदर देखा था कि कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर्स फ्यूचर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो द कंट्रोल इन्वायरमेंट इन itself does not prevent or detect and correct a material misstatement. It may however influence the auditor's evaluation of the effectiveness of other controls. कंट्रोल इन्वायरमेंट से ऑडिटर के जो अदर कंट्रोल्स के ऊपर इवेल्यूएशन रहेगा उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हमारे को अब अदर कंट्रोल्स के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस, मतलब उनके ऊपर कितना भरोसा करना है और नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज एंड देयर बाय द ऑडिटर्स रीअसेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मेन ये है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो ऑडिटर अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड. यहाँ पर अपना ये कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक कंप्लीट होता है. ये दोनों वीडियोस क्लास नंबर 42 एंड 43 आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Friends, hope you are liking these videos. If you have any doubt or query in any topic or any point, then you can ask them in the comment section and we will try to resolve those queries. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.